सियासतदान आपस में मिल बैठकर बात करने से इनकारी हैं और जिनसे मुज़ाकरात करते हैं उन्हीं के खिलाफ माज भी खोले हुए हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत जल्द बानी पीटीआई की रिहाई की बातें करती है तो दूसरी जानिब जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने वाले पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रही है। आई मीन पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन और हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने में भी सरगर्म है और वो कह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ की वफ्द की मुलाकात हुई थी मौलाना से, आपको याद ही होगा लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको रिपोर्ट किया था, मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ था जिस पर मौलाना ने भी कहा था कि मुश्तरका जद्दोजहद के लिए तहरीक इंसाफ से गारंटी मांगी है। क्या तहरीक इंसाफ मौलाना को यह गारंटी दे पाएगी? और मैं तो ये भी कहूँगा मौलाना को कि अगर तहरीक इंसाफ गारंटी दे भी दे तो क्या आप एतबार करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ये भी एक मुश्किल टास्क होगा या मुश्किल फेज़ होगा इससे गुजरना, ये कहना चाहिए कि वो उसी कंटेनर पर सवार हों जिस पर तहरीक इंसाफ भी हो। दूसरी जानिब कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कायम मुकाम प्रेसिडेंट भी हैं उन्होंने भी और एहसन इकबाल साहब ने भी कल दोबारा से पेशकश की कि सड़कों पे आने का फ़ायदा नहीं है, हमसे बात करें, मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से मामला हल होगा। नवाज शरीफ साहब जी जून से मुल्क गिर दौरे कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और अब वो सिंध और कराची को बाकायदा तौर पे इंगेज कर रहे हैं। जरदारी साहब आपको पता है लाहौर को इंगेज करे थे प्रॉपर्ली, बिलावल हाउस एक्टिव किया था उन्होंने यहाँ पे, कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुए और अब नवाज शरीफ साहब फाइनली सिंध की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। जो हम काफ़ी अरसे से कहते हैं कि क्यों नून लीग सिर्फ एक पंजाब की जमात बन के रह गई है, वो कश्मीर जीबी का भी दौरा करने का इरादा रखते हैं और उनका ये है कि जी हम पूरे मुल्क के अंदर जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको सरगर्म करेंगे। अब क्या नून लीग उतनी मकबूलियत हासिल कर पाएगी जो उनकी पहले रही है या फिर उसको मुश्किलात का सामना होगा? दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हमारे एक प्रॉपर्टी टाइकून बड़े मशहूर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई, उसने भी बड़ा हलचल मचाई मीडिया के अंदर। सो ये स्टेटमेंट, इसकी टाइमिंग, इस पर भी हम बात करेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर टुडे जी। आपका मंडे बड़ा कलरफुल होने वाला है इफ़ यू लाइक टू लिसन टू द न्यूज़। और हमारे साथ एक और न्यूज़ मेकर ही मौजूद है, शौकत पराजा साहब, सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस एज वेल टू लिसन टू मी। मैंने ज़रा एक खुलासा रखने की कोशिश की है सामने। सबसे पहले तो आपके वीकेंड के आगाज़ का पूछेंगे, वीक के आगाज़ का पूछेंगे कैसा हो रहा है, और उसके साथ साथ आप इस वीक को न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखते हैं जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी सुन पा रहे। थैंक यू। मेरे नज़दीक ये जो वीक है बहुत ही क्रूशल वीक है पाकिस्तान की, जो इस वक्त की सूरत हाल है और 2-3 हवालों से है। नंबर 1 के 29 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ बहुत बड़े लोगों को बुलाया हुआ है, बाकायदा तौर पर ज़ाती हैसियत में तलब किया है। उन्होंने कहा है कि ISI के सेक्टर कमांडर, IB के डायरेक्टर, सेक्रेटरी दिफा वो पेश हों। चलें, अदालतों के सामने एग्जीक्यूटिव पेश हुआ करती है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सब्जेक्ट पे बुलाया हुआ है कि आए पूरी वर्किंग हमें बताएं, मेरे लिए तो परेशान कुन ये बात है कि ISI के हवाले से सेक्रेटरी दिफा आकर कहें कि जी वो कैसे तहकीकात करते हैं, कैसे तफ्तीश करते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है। फिर 29 को ही जो खान साहब की इद्दत वाला केस है उसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला रिजर्व हुआ है, तो 29 को ही वो फैसला सुनाया जाना है। पहले भी एक केस में खान साहब की जमानत हो चुकी है, इस केस में भी उम्मीद यही है या एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है या जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक इसमें भी जमानत हो जाएगी। मियाँ साहब की आपने खुद बात की कि मियाँ साहब टूर करेंगे, लेकिन 28 को मियाँ साहब अपनी पार्टी के फिर एक बार सदर मुंतखब हो जाएंगे जी। तो जो सबसे अहम चीज है वो तो इस वक्त एक फिजा ऐसी बन गई है कि मुल्की एग्जीक्यूटिव और मुल्की अदलिया ये आपस में अब एक दूसरे के साथ टकराने की तरफ उस सिमत में जा रहे हैं और इसमें खास तौर पर अदालत के जो रिमार्क्स आते हैं और फिर जिन मौज़ूआत को या जिन सब्जेक्ट को टच किया जाता है, ये सिर्फ बात रिमार्क्स तक नहीं रही। आप ही के शहर में लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो बात की अपनी तकरीर में और उसके वो क्लिप्स थोड़े थोड़े शेयर हुए उससे तो खौफ आता है। और खुदा न खास्ता इस मुल्क में अदलिया और फिर इस मुल्क के इदारे आपस में अगर ये वाकई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ टकराव की सूरत हाल पर आ रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक है। और आज सुबह जब मैं जागा मैंने ट्विटर देखा तो वो बिल्कुल जो PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है आजकल, उससे तो
बहुत ही अजीब किस्म की कमेंट्स होते हैं। मसलन SIFC के हवाले से पिछले हफ्ते मैंने देखा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर उन्होंने क्या क्या कमेंट्स लिखे हुए थे। अब वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शाये हुई थी, सबने पढ़ी थी और वो उस पे बहुत सारे तबसरे हुए थे। अब फिर आज सारा ट्विटर का सहारा लेकर हमूदुर रहमान कमीशन के कंधे को इस्तेमाल करके आज फिर वो इतने अकाउंट से इतना कुछ शेयर किया हुआ है, जिससे आप इस पूरे वीक की बात कर रहे हैं तो मुझे ये वीक इंतहाई खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये कि दोनों तरफ से आई बिलीव ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो प्रेशर टैक्टिक्स इधर से ऐसे इस्तेमाल हुए कि पॉलिटिकल लीडरशिप को पकड़ा, इलेक्शन के अंदर मुश्किल सूरत हाल पैदा की और उसके बाद हमने देखा कि जारी बात है उसने इम्पैक्ट किया। दूसरी जानिब मुझे लगता है कि यही प्रेशर टैक्टिक्स तहरीक इंसाफ के पास रह गए हैं कि सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन करें, मलाइन करें उन शख्सियात को जिनके साथ आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या फिर जो आपको लगता है कि सियासी तौर पे आपके जवाल के या मौजूदा मुश्किल के जिम्मेदार हैं और जाहिर बात है उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। अच्छा, दूसरी जानिब फिर क्या इसमें मुतवाज़िन सूरत हाल क्या हो सकती है? चूँकि अगर तो किसी भी इदारे की अहम शख्सियत को कोर्ट बुलाती है, आइन में तो कोई अमर माने नहीं है, उनको आना चाहिए, दुनिया भर में लोग जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि जैसे प्रोसीजर्स के ऊपर बात हो रही है तो इसके ऊपर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बीच का रास्ता फिर क्या हो सकता है? हम इससे बिल्कुल राय फरार भी तो इख्तियार नहीं कर सकते। अगर अदालतें किसी चीज़ के बारे में जानना चाहती हैं तो दे शुड नो। इसका बीच का फिर रास्ता क्या हो सकता है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर खान खुद भी कह रहे थे परसों, अच्छी बात उन्होंने की जो PTI के चेयरमैन है, कि क्लैश ऑफ टाइटन बंद होना चाहिए। लेकिन मैं तो बड़े अरसे से ये टर्म यूज करता हूँ कि हम हर वक्त आखिरी मार्के के चक्कर में होते हैं कि बस ये अब आखिरी जंग है, इसके बाद जो है ना वो हम जीत जाएंगे। और वाकई जो आजकल की टोन एंड टेनर है वो तो आखिरी जंग के अब लग रहा है ऐसा। बीच का रास्ता कोई नहीं है, बीच का रास्ता कोई नहीं है। जज साहब ने कह दिया उस दिन कि हम ये बराह रास्त लाइव नशर करेंगे। एक तो होता है ना इन कैमरा सेशन हो जाए, इन कैमरा बातचीत हो जाए, वो बात ही खत्म हो गई, यानी प्रोसीजर। अच्छा राज साहब, वैसे तो मुअज़्ज़ज़ अदालत का इस्तेहक़ाक़ है, मुअज़्ज़ज़ जज का इस्तेहक़ाक़ है, वो कुछ भी ओबियसली हुक्म कर सकते हैं जो उनको कानून के मुताबिक ठीक लगे और कानून उन्हें अलाउ करे। लेकिन जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच है कि अदालत इस हद तक जा रही है कि नहीं हमारे सामने पेश हों, एक्सप्लेन करें, जिस पे फिर हमारे वज़ीर कानून ने भी कहा कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि चीफ एग्जीक्यूटिव आपके सामने आए, और या अगर जज साहब का मूड ऐसा है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, तो मूड के मुताबिक बातें हों। तो अदालत का ये जो कुछ एग्रेसिव टोन बादियों नजर में हम कह लेते हैं लग रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या नजर आती है आपको? जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अदालतों के सामने पेश होते रहे। नवाज शरीफ कई बार पेश हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी तो नाअहल हो गए 3 सेकंड की सजा की वजह से। ये कोई नई बात नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव आए, चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाएं। मुझे जो इस्तेहक़ाक़ की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं इन मामलात से हट के मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कॉस्ट है ना, इस चले आपने एग्रेसिव का यूज किया, मैं एग्रेसिव भी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल बाय द बुक जा रहे हैं, मैं कहता हूँ आइन के मुताबिक जा रहे हैं। मैं कोई ऐसी एस्पर्शन रेज नहीं करना चाह रहा जिससे लगे कि हम कोई खुदा न खास्ता अदलिया या दीगर इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा कंटेंशन ये है एज अ पाकिस्तानी कि बहुत जो कोर चीजें हैं खुदा के लिए इस लड़ाई में उनको तो साइड पे रहने दें, बाकी जो है आप करें। जजेस का मसला बना, जजेस ने खत लिखा, 6 जजेस का खत आ गया, फिर लाहौर से भी बात आ गई, और अगर ग्रीवेंस है जो कि खत के जरिए नजर आ रहा है कि हाँ ग्रीवेंस है, तो उस ग्रीवेंस का जो प्रॉपर फोरम है वो तो एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया है जी। वो एक बेंच बन चुका है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बेंच हेयरिंग शुरू कर चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हैं वो मुअज़्ज़िज़ जजेस ही हैं। वो पहले हाई कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट से एलिवेट होके वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट का जब बेंच बन चुका तो फिर उसकी वजह से अगर ये बात है तो कम से कम फिर ये प्रोसीजर तक जाना कि हमें तफ्तीश का तरीकाकार बताया जाए। अब ये तो हो रहा है, वो ये तो 29 को होना है। अगर फर्ज किया लेट मी डेयर इट टू से, अगर फर्ज किया वो नहीं पेश होते जिन 3-4 अफसरान को बुलाया गया है,
तो फिर अदालत, अगला अदालत के पास वो जो पावर की बात कर रहे हैं वो तो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के बाद सियासतदान तो नाअहल हो जाता है ना, लेकिन ये जो सरकारी हाई ऑफिशियल होंगे इनको क्या आप अडयाला जेल भेजेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज नजर आती है, मैं तो सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि मुझे बड़ा खौफ आ रहा है इस हफ्ते। तो हम उम्मीद ये करते हैं, एक तो ये कि जो कानून है या आइन है वो प्रिवेल करे, उसके अलावा उम्मीद ये करते हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पे लोग लापता हो जाते हैं ये भी ना हो, दोनों अतराफ से बैलेंस होना चाहिए। और फिर तीसरी और आखिरी बात ये कि पाकिस्तानी अवाम के मफादात का ख्याल रखा जाए, वसी तर मफाद के अंदर फैसले हों, ज़ाती अनाद कहीं पर ना आए किसी इदारे की तरफ से, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, किसी की तरफ से भी। आइन और कानून इज़ द बेस्ट वे टू फॉलो, आई बिलीव। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनकी पॉलिटिकल इस वक्त मूवमेंट्स हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत देर की मेहरबान आते आते, मैं तो अगर सिंध पे उनके दौरे की बात करूं, वैसे एक अरसा एक टाइम था पहले जब वहाँ पे एक अच्छा असर रसूख बनाया था सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने, लेकिन उसके बाद फिर इतनी तवज्जो नहीं रही और फिर उसका नुकसान भी हुआ। वो जो एक वैक्यूम था या जगह थी वो फिर तहरीक इंसाफ ने ली, अच्छी खासी सीट्स हासिल की 2018 के अंदर भी और रिसेंट इलेक्शन के अंदर भी उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने। नवाज शरीफ साहब की कैसी है ये पॉलिटिकल मूवमेंट, आप इसको कैसे देख रहे हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड लगती है आपको? देखिए, ये सिर्फ सिंध की हद तक नहीं है कि वो एक्टिव हुए हैं और सिंध जा रहे हैं। ओवरऑल जो सदर बनेंगे और उन्होंने टूर बनाया, आपने खुद भी जैसे कहा कि गिलगित आज़ाद कश्मीर और फिर दीगर सूबों में जाएंगे। मेरा ख्याल है सिंध से ज्यादा इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पंजाब पर फोकस करने की जरूरत है। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की मैं बात कर दूं जी, मैं आपको लाहौर की क्यों मैं बात कर दूं, अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अपने हल्के के बारे में मार काशिफ वाली वो पिटीशन लगने वाली है। बाकी भी आप सियालकोट वाली बात देख लें कि अभी तक वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर उन्होंने ख्वाजा आसिफ की विक्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। आप खुर्रम दस्तगीर खान साहब गुजरांवाला से हार गए, तो सबसे पहले तो PMLN को, मियां नवाज शरीफ को पंजाब पे फोकस करना चाहिए। पंजाब मैटर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की सीटें 150 के करीब पंजाब की सीटें हैं। जो पंजाब जीत जाए वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाता है। तो ये मूव बग़ैर तो इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून को जो खतरात हैं या जिन बॉटलनेक्स का सामना है या जिन हर्डल्स की वजह से मियां साहब 5 साल 4 साल लंदन में रह गए, जो यहाँ की क़यादत थी या वर्कर थे वो गैप आ गया। जब लीडर नहीं होगा, वर्कर के साथ इन टच नहीं होगा बराह रास्त, या अपनी जो A-B-C कैटेगरी की लीडरशिप के साथ इन टच नहीं होगा तो मसाइल आते हैं। दूसरी तरफ क्या था कि इमरान खान बेशक वो हुकूमत से निकल गए, वो तो हर वक्त कैंपेन किया करते थे, वो बैठे हैं और उसका फिर उनको बेनिफिट भी हुआ। ठीक है, टाइम वो तकरीर हो रही है, इसलिए मियां साहब को बराह रास्त अब लोगों से मिलना होगा और यही उनकी मुझे स्ट्रेटजी नजर आ रही है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे सेगमेंट का इख्तिताम पजीर हुआ।